जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, इस विषय पर आयोजित इस कार्यशाला के द्वितीय सत्र में मंच पर उपस्थित हमारे सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कुलगुरुगण तथा सभा कक्ष में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्तागण, जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत इस विषय पे बोलने का मुझे बोला है आपके सामने। कठिनाई यही है कि गुरुओं के सामने बोलना पड़ रहा है, जो सबको समझाते रहते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, उनके सामने बोलना पड़ रहा है। पर सरलता यह है कि गुरुओं के आशीर्वाद से ही बोलना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा मंच पे सब कुलगुरु बैठ जाएंगे एक बार तो बोलने में सुविधा रहेगी। सामने दिखते तो डर ज्यादा दिखता है, मंच पे दिखते नहीं। तो सामने दिख रहे थे पहले सत्र में, तो ऐसा लग रहा था कि अपन बोल रहे हैं तो ज्यादा धृष्टता तो नहीं कर रहे कहीं अपन, ऐसा कई बार मन में आता है। तो अभी मंच का भी थोड़ी गरिमा बन गई है और मुझे भी सुविधा है बोलने में। जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत की बात करना यानी अपने देश के गौरवशाली अतीत की बात करना। एक प्रकार से कोई ये दो बातें अलग अलग नहीं लगती कि जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत कुछ अलग है और हमारे देश का गौरवशाली कुछ अतीत है। वास्तव में ये दोनों जुड़ी हुई बातें ही है, एक ही बात है। और इसलिए जब इस पहचान की बात करते हैं, आइए ना प्रसन्ना जी, आइए आइए। इस पहचान की बात हम जब करते हैं अपने देश में, तो ज्यादा लोगों के दिमाग में जो चित्र बनता है वो बनता है जो अंग्रेज हमें बता गए। वो चित्र नहीं बनता जैसा जनजातीय समाज है। जैसा मुझे लगता है पहले सत्र में अधिकृत वक्ता के नाते मुख्यमंत्री जी कुछ बातों की तरफ इंगित कर रहे थे, कुछ बातें उनके मुंह से निकल रही थी, क्योंकि वो समाज के प्रतिनिधि भी है मुख्यमंत्री के साथ में। वो सब बातें किसी एक जनजातीय समाज को देखते समय हमारे ध्यान में नहीं आती। किसी जनजाति के बारे में विचार जब करते हैं, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां जनजातीय समाज थोड़े कम रहते हैं, छत्तीसगढ़ में तो फिर भी थोड़ा अंदाज लोगों को रहता है, तो कुछ ऐसा ज्यादा ध्यान में आता है कि अभी ऐसा कोई समाज है जिसको मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने एक बात सिखाई कि सारा संसार तो अनसिविलाइज्ड है और इस संसार में सिविलाइज्ड करना ये गोरों का ही काम है। और इसलिए वो बोलते थे कि ये व्हाइट मैन बर्डन है, हमारे ऊपर एक भार है कि हमको सबको सिविलाइज्ड करना है। सिविलाइज्ड केवल गोरे ही हैं, ऐसा वो मानते भी थे। मानते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो बताते जरूर यही थे। और व्यवहार भी वो दुनिया में आज तक ऐसा कर रहे हैं लोगों से, ये हम देखते भी रहते हैं। अमेरिका का उदाहरण पिछले बार का हमारे सामने आया ही है, किस प्रकार से एक काले रंग के व्यक्ति को एक गोरे पुलिस वाले ने गला दबा के मारा था। पूरे अमेरिका में भी उसका विरोध हुआ, पूरी दुनिया में भी लोग आज भी इस बात को देख रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता होगा जब ये बोलते थे कि हमारा सूर्य का अस्त पूरे संसार में होता नहीं है। तो ये एक छवि बनाने का प्रयास किया, केवल छवि बनाई तो केवल एकेडमिक जगत में बनाई ऐसा नहीं, तो जन सामान्य बनाने के लिए वैसी फिल्में भी बनाई उन्होंने। फिल्मों में हम जब किसी आदिवासी को देखते हैं तो वैसा आदिवासी भारत में कहीं नहीं दिखता। वो पत्ते लपेटा हुआ होगा, वो घास फूस का कुछ लगाया होगा, वो लगभग ऐसा होगा कि पता नहीं कोई सामान्य आदमी इसके बीच में जाएगा तो ये मार तो नहीं डालेगा, आग के आसपास नाचता हुआ दिखेगा। ऐसा आदिवासी समुदाय हमको भारत की धरती पे कहीं दिखता नहीं। इतना असभ्य इस प्रकार का ना समझ। उन्हें बता दिया कि नागा जो है वो तो हेड हंटर्स है। हेड हंटर्स है मतलब आपका सिर काट ही लेंगे आप जाओगे तो। नागाओं के बीच में जाने पे ऐसा नहीं लगता कि नागा कोई ऐसे हेड हंटर्स है। गलत करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है, ये पक्की बात है कि आप गलत उद्देश्यों को लेके जाएंगे तो वो सिर सहित वापस केवल सिर ही भेजेंगे। लेकिन इसका मतलब वो हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन छवि नागाओं की एक ऐसी बनाई कि वो हेड हंटर्स है। और जनजाति समुदायों के बारे में बात करें, भीलों के बारे में बात करते हैं तो भीलों की छवि कुछ ऐसी बनाई कि ये कोई आपराधिक जनजाति है, इसके बीच में जाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए लोगों को जनजातीय समाज को समझना है तो उनको ऐसा लगता है कुछ म्यूजियम बना दो। जो संस्कृति जीवित अवस्था में देश में जगह जगह दिख रही है,
उसको लोग म्यूजियम से समझना चाहते हैं, उसके बीच में जाके समझना क्यों नहीं चाहते? या उसको कैमरे की नजर से देखना चाहते हैं, उसको प्रत्यक्ष आंख से प्रत्यक्ष मिलके क्यों समझना नहीं चाहते? वो तो बोल सकता है ना आदमी, ऐसा तो है नहीं कि बोल नहीं सकता। आप कैमरे से शेर को देख लो, वो आपके ऊपर हमला कर सकता है या वो आपसे बात नहीं कर सकता, पर क्या जनजातीय समुदाय को भी कैमरे से देखेंगे? तो एक छवि ऐसी बना दी है जो रियलिटी से 180 डिग्री है, ये ध्यान में आता है। वास्तविकता इसके ठीक उल्टी है और इमेज एकदम उल्टी बना दी गई है, ये ध्यान में आता है। और इसलिए जनजातीय समाज की वास्तविकता क्या है, इसको समझने की और समझाने की, इसको अनुभूत करने की, वहां जाकर इसकी बहुत आवश्यकता महसूस होती है कि भारत की जनजातियों को समझना ही नहीं तो विश्व की जनजातियों को समझना। विश्व के ऐसे जो लोग हैं जो हजारों वर्षों से कुछ पूजा पद्धतियों का पालन अभी तक कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का संवर्धन क्यों, उनको समझना, जिनके बारे में ऐसा बना दिया गया है। किसी एक जनजाति व्यक्ति से मैं बात कर रहा था कि ऐसी फिल्मों में क्यों बनाया जाता है, तो उन्होंने कहा हो सकता है अमेरिका में रेड इंडियंस ऐसे रहते होंगे, उनके बारे में ऐसी हॉलीवुड में फिल्में बनी होंगी, उसकी नकल बॉलीवुड में होने लगती होगी। तो मैंने उनसे कहा कि शायद रेड इंडियंस बैठ के विचार करते होंगे कि ऐसा हमारे बारे में क्यों दिखा रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं है, तो वो सोचते होंगे कि भारत में शायद ऐसे होंगे आदिवासी। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा बनाया क्योंकि उनके इंटेंशंस वैसे थे। और इसलिए वास्तव में इस बात को समझना, किसी समाज को समझना मतलब क्या समझना, उन्होंने कहा कि जनजातियों को समझना है तो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से समझो। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या कर रहा है, किसकी नाक लंबी है, किसकी नाक छोटी है, किसकी हाइट कितनी है, किसका रंग कैसा है, इससे किसी समाज को समझते हैं क्या? तो जनजातियों को समझने का यही एक तरीका उन्होंने बताया। बाकी समाजों को जैसे समझते वैसा जनजातियों को नहीं समझा गया। उसके इतिहास से समझ में आता है। किसी समाज को समझना है तो हम उसका इतिहास देखते हैं। राजपूतों को समझना है तो हमको याद आते हैं पृथ्वीराज चौहान, हमको याद आते हैं राजपूतों को महाराणा प्रताप। वो अपना इतिहास देखते हैं कि चंदेलों ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ऐसे हम राजपूत हैं। मराठाओं को शिवाजी याद आते हैं कि कोई शिवाजी हुए थे। आखिर जनजातियों को देखने के लिए अगर हमको समझना है वास्तव में जनजातीय समाज, तो हमको उनका इतिहास देखना पड़ेगा, उनका ऐतिहासिक योगदान भारत में किस प्रकार का रहा है, उनकी कोई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं क्या? कोई समाज बिना सरकार के चलता है, चल रहा है, बिना व्यवस्था के चल सकता है क्या? तो नहीं चल सकता। बिना ज्ञान के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। एक उदाहरण तो मुख्यमंत्री जी देगा किसी वैद्य का, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे वैद्य बिखरे पड़े हुए हैं, उनकी अपनी हीलिंग प्रोसेसेस है, उनकी अपनी जड़ी बूटियों का ज्ञान है। और जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो केवल विज्ञान का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान या चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान ही ज्ञान है क्या? वो सोशल नॉलेज नहीं है। कोई समाज अपनी व्यवस्थाओं से ऐसा भी चल सकता है कि उसको सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई कम्युनिटी ऐसी भी है, कुछ बातें ऐसी भी हैं क्या जो विश्व को मार्गदर्शन कर सकती है? मुख्यमंत्री जी बोले इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूं कि हम सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं मतलब विश्व सीख सकता है। जिनेवा में बैठ के हम इस बात का विचार जरूर कर रहे हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो 2 गुने जंगल करना है, लेकिन क्या हमारा सामाजिक जीवन ऐसा है जो जंगल को 2 गुने कर सकता है? हमको बैठने के लिए तो फर्नीचर कौन सा लगता है, हम घर बनाते तो उसमें सागवान की लकड़ी का कितना उपयोग करते हैं। क्या ये उस समाज से सीख सकते हैं कि जो जंगल के बीच में रहता है, चारों तरफ इमारती लकड़ी है, पर उसके घर की झोपड़ी का दरवाजा बेर के पेड़ की लकड़ी का दिखेगा, आम के पेड़ की लकड़ी का दिखेगा, जो जलाऊ लकड़ियां है। उसको इमारती लकड़ी नहीं दिखती कि इसका दरवाजा मैं बना लूं, आसपास ही तो है, सब दूर चारों तरफ काट के बना सकता है। देखने वाला ये देखता है कि इसको कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या
कि वो समझ के ये बात कर रहा है। वो भी कुर्सी सोफा सेट बना सकता है ना, पर वो खाट ही रखता है अपने यहाँ केवल। आप जाएंगे तो पर वो बिछाएगा जरूर खाट। आप जाएंगे तो वो आधा दरवाजा खोल के नहीं पूछेगा क्या काम है। लेकिन कितना फर्नीचर उसके घर में है जो जंगल के बीच में बैठा हुआ है, उसके घर की बाउंड्री वॉल भी नहीं है। वो ये मानता है कि दो घर के बीच में बाउंड्री वॉल बनाने की जरूरत क्या है। और इसलिए इसके अभाव में क्या हो रहा है, तो अभी परसों हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है रामनाथ जी, वो बस्तर के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमको प्रधानमंत्री आवास में जो आवास बना के देते उसमें हम रह ही नहीं सकते। हमको जैसे मकान में रहने की आदत है खुले, वैसा वो है ही नहीं। यहां तक भी ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमको आपने एक 1 BHK का मकान दिया, उसमें हम रह नहीं सकते इसलिए हम रहते नहीं यहाँ, पर आपने बना के दिया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसमें कौन रह सकता था, हमारी बकरियां रह सकती हैं तो हम बकरी बांध देते उसमें, तो वही रह सकते हैं। अब इससे बंद दरवाजे मकान में हम कैसे रहें। तो जब हम बांधते हैं तो फिर लोग जो बोलते हैं, बोले वो सुन के हमको बड़ा दुख होता है कि बनाने वाले ये बोलते हैं कि अरे देखो कैसे आदिवासी को समझ ही नहीं है, इतना अच्छा मकान हमने बना के दिया, इनको समझ में नहीं आता इस मकान में रहना चाहिए, झोपड़ी में रहते जाके। कभी हम इस बात की कल्पना करते हैं क्या कि उनके पास भी कोई आर्किटेक्चर होगा। इतने बड़े गोंड साम्राज्य में इतने बड़े बड़े किले बने हैं, बिना आर्किटेक्चर के बने होंगे क्या। कुछ तो आर्किटेक्चर हो, कुछ तो उनकी मकान बनाने की समझ होगी। तो वास्तव में इमेज के कारण जो नुकसान हो रहा है उस समाज का, कि हम उससे पूछ नहीं जा रहे कि उसको क्या चाहिए। यहां तक भी ठीक है कि उससे पूछने नहीं जाते, लेकिन उसके बाद ब्लेम, योजना जब फेल होती है तो किसके ऊपर लगता है। तो फेल होने के बाद या उसका उपयोग ना होने के बाद ब्लेम यही लगता है कि इनको कुछ समझता नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये विकास करना नहीं चाहते। यूनिवर्सिटी में कई बार हम सुनते रहते हैं कि अब पढ़ना ही नहीं चाहते, हम क्या करें, हम तो इतना कर रहे हैं, हम तो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पर अब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, हम कैसे पढ़ाएं। आखिर में आरोप तो उस कम्युनिटी के ऊपर ही चला जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि इमेज इस कारण बन गई है। और इसलिए विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में, जो कि यही बच्चे आगे जाके इस समाज के लिए कुछ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का तो हर तीसरा व्यक्ति ही जनजाति है। किसी को भी कुछ करना है, सरकारी कर्मचारी के रूप में करे या और किसी रूप में करे, उसको जनजाति समाज के लिए करना, ये हर तीसरा आदमी जनजाति आता है। वही जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आएगा, वही सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आएगा, उसके लिए ही योजनाएं बनेंगी। और इसलिए विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रमों की योजना की गई है। जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास, जैसा पहले सत्र में बातचीत हुई कि हम अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई का इतिहास सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये आजादी की लड़ाई शुरू कब हुई, तो हम कहते हैं कि 1857 में पहली क्रांति हो गई, कि 1857 की क्रांति बड़ी हुई। पर इसको जब गहराई से हम देखते हैं तो देश के जनजातीय क्षेत्रों का इतिहास जब हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि ये वो इलाके थे जो जिनने कभी पूरे समय अंग्रेजों से हार नहीं मानी। इसलिए वो इसको बोलते थे कि ये पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया है, ये एक्सक्लूडेड एरिया है। वास्तव में वो डिफीटेड एरिया थे सब, वहां पर प्रतिरोध और संघर्ष ये कभी बंद ही नहीं हुआ। जैसे पिछले सत्र में मैंने उल्लेख किया कि 1772 में प्रत्यक्ष राज्य शुरू हुआ। वैसे लड़ाई उन्होंने 1757 में प्लासी की जीत ली थी, पर हम सब पढ़ते हैं प्लासी की लड़ाई के बाद तो उन्होंने नवाब को ही दे दिया। तो कंपनी थी, एक व्यापारी कंपनी शासन कैसे करती, शासन चलाने के लिए जो कुछ उसका स्ट्रक्चर थी वो तो था ही नहीं, उसको तो व्यापार करने का स्ट्रक्चर था, तो उन्हें शासन चलाने का नवाब को ही दे दिया था। 1772 के आते आते उनने मन बना लिया कि शासन करना पड़ेगा, और इसलिए पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग यहाँ आ गए। हम देखते रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, एक्ट वगैरह भी आने लगे। लेकिन 1772 से भी कुछ ही समय बीता था कि बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रतिरोध शुरू हो गया, और पहला ही प्रतिरोध तिलका माझी के नेतृत्व में हुआ। तिलका माझी मतलब सामान्य जनजातीय व्यक्ति थे,
उन्होंने उस क्षेत्र में अपने कुछ युवा साथियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ केवल संघर्ष का बिगुल फूका, इतना ही नहीं, तो वहां के स्थानीय बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर, तीर से हत्या की थी। और क्या हुआ होगा अंदाज लगा सकते। जिन अंग्रेजों के सामने बंगाल का नवाब टिक नहीं पाया, जिस अंग्रेजों के सामने बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना बक्सर में हार चुकी थी, उनको चुनौती एक ऐसा व्यक्ति दे रहा था जिसके तन पे पूरी धोती नहीं थी। आधी धोती पहना हुआ व्यक्ति इनके अधिकारी की हत्या करके चुनौती दे रहा था। कितना गुस्सा हुआ होगा। और इसलिए अब तिलका माझी को कुछ समय बाद पकड़ा गया, तो ऐसा कहते हैं कि तिलका माझी को 4 घोड़ों में पीछे बांधा गया और घसीटते हुए भागलपुर तक लेके आए। 40-50 किलोमीटर घोड़े में पीछे बांध के घसीटा होगा। तिलका माझी की शरीर की क्या हालत हुई होगी। पर उस शरीर को भी बीच भागलपुर में सारे लोगों को इकट्ठा करके बड़ के पेड़ पे लटका दिया, फांसी दे दी। ये न्याय था, जिस न्याय की पूरे दुनिया में वो कहते हैं कि हमारा साम्राज्य बड़ा न्यायप्रिय था। ये अंग्रेजों का न्याय था कि तिलका माझी को घसीटते हुए लाए, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, तिलका माझी को सारे लोगों को इकट्ठा करके और बीच चौराहे पे बड़ के पेड़ पे लटका दिया। आज भी भागलपुर में जाएंगे तो तिलका माझी चौक इस बात की गवाही देता रहेगा। संथाल पहाड़िया समुदाय के आने वाले तिलका माझी आज तक संथाल याद करते हैं। आज तक वो अपने लोक गीतों में तिलका को याद कर रहे हैं कि तिलका, हम देख रहे थे कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा था। हम ये भी देख रहे थे कि इस अवस्था में भी उन्होंने तुम्हारे ऊपर रहम नहीं किया, तुमको हमारे आंखों के सामने फांसी पे लटका दिया। हम ये भी देख रहे थे कि तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, पर हम ये भी देख रहे थे कि तुम्हारी आंखें झुकी हुई नहीं थी, घूर के अंग्रेजों को देख रही। लेकिन क्या भारत के इतिहास में तिलका माझी को पढ़ पाते हैं, जिसने भारत में वस्तुतः क्रांति की शुरुआत की अंग्रेजों के खिलाफ। हमको मंगल पांडे याद है, मंगल पांडे याद नहीं होना चाहिए ऐसा बात नहीं है, वो होना ही चाहिए। लेकिन क्या तिलका माझी किसी को याद आते हैं? तो ध्यान में आएगा, तिलका माझी को बहुत कम लोग जानते होंगे। किसी को बताया गया होगा तो जानता होगा, वैसे कौन तिलका माझी को जानता है। ये वो दौर था जब केवल बंगाल की प्रेसिडेंसी उनकी बची। मुंबई प्रेसिडेंसी तो बहुत छोटी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी भी बहुत छोटी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थोड़ी बड़ी हो गई थी। और इसलिए बंगाल के इस क्षेत्र में, विशेषकर झारखंड और बंगाल के वो इलाके जिसको हम राजमहल की पहाड़ियां बोलते हैं आजकल, इन क्षेत्रों में प्रतिरोध देखेंगे तो ये लगातार चला है, कंटिन्यूटी है उसकी, वो कहीं रुका नहीं है। और वो बुद्धू भगत के आते आते जब विद्रोह हुआ है, तो बुद्धू भगत गुरिल्ला पद्धति से लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, यही वर्णन आता है। और जब अंग्रेजों ने उनके गांवों को घेरा और गोलीबारी हुई, तो मरने वालों में गांव के अधिकांश लोग, मतलब पूरी कम्युनिटी अंग्रेजों से लड़ रही थी, एक आदमी नहीं था। पर बुद्धू भगत के दोनों लड़के हल्दर और गिरधर, वो भी लड़ते हुए मारे गए। बुद्धू भगत तो मारे ही गए, लेकिन और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी 2 लड़कियां, रुनिया और जुनिया, ये भी लड़ती हुई शहीद हुई। अब ये जो चरित्र है, ये हमको भारत के प्रत्येक जनजातीय प्रतिरोध में दिख जाएगा कि सिद्धो कान्हू के साथ क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी 2 बहनें फूलो जानो थी। पूरे 1.5 साल तक लगी रही, वो गांव गांव में जा रही थी, लोगों में जागरण कर रही थी, मौका आया तो अंग्रेज अधिकारियों को मार रही थी, और आखिरी में जाके एक फांसी के बंदे पे झुल गई। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो जो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारे यहाँ महिला और पुरुष ये भेद नहीं है, उन्होंने शादी का उदाहरण दिया। पर जनजातीय समुदायों में हम देखेंगे कि लिंगानुपात भी कभी प्रॉब्लम नहीं आती वहां। जनजातीय समाज में लड़कियां कम बची है, अब लड़कों का क्या होगा, ये सब भारत के उन्नत समाजों की समस्या है, जिनको उन्नत कहते हैं, है कि नहीं पता नहीं, लेकिन किसी जनजातियों में प्रॉब्लम नहीं आती। कारण, लड़की के जन्म को बुरा नहीं माना जाता। बुरा क्यों नहीं माना जाता? बुरा तो यहां भी नहीं माना जाता, उसकी पूजा ही की जाती है। पर लड़की को पालना कितना कठिन है, सुरक्षा कितनी कठिन है। आज किसी भी जनजाति पर्व त्योहार को देखेंगे आप, सांस्कृतिक किसी भी आयोजन में चले जाओ, बस्तर में चले जाओ, वो पश्चिम क्षेत्र में भीलों के बीच में चले जाओ,
वो संथालों में चले जाओ, कहीं भी जाइए, उस आयोजन में अगर 10,000 लोग होंगे, 5,000 अगर उसमें युवा होंगे तो 5,000 युवतियां दिखेंगी। क्या नगरीय समाज को ये सीखने की आवश्यकता नहीं है? होली के दिन रायपुर में लड़कियां निकल सकती है क्या बाजार में? शायद नगरीय समाज ये जनजातीय समाज से सीख सकता है कि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित कैसे रखा जाता है। मुंबई के कुछ विद्यार्थियों को, एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थी थे, उनको नंदुरबार में काठी उत्सव देखने मिला। काठी एक होली का त्योहार था जिसमें रात भर के लिए वहां के समाज के लोग आते हैं, एक जगह पे नाचना वगैरह सब चलता है, उनका होली मनाते हैं। तो पहले तो ये जाने को तैयार नहीं थे छुट्टियों में, वहां कहाँ जाएंगे, आग्रह करके भेजा, बहुत अच्छा लगेगा, जाइए देख के आइए एक बार, आप तो सोशल वर्क के हैं, वहां थोड़ा अच्छा आपको सोसाइटी देखने मिलेगी। तो गए, जब आए तो उन्होंने क्या कहा, ये बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बोले आयोजन इस प्रकार का था, बोले रात का आयोजन था, एक तो बहुत लाइट भी नहीं थी वहां, थोड़े बहुत बल्ब वगैरह जल रहे होंगे, लेकिन जितने लड़के थे उतनी लड़कियां थी उस आयोजन में। बोले हमारे लिए आश्चर्य की बात थी कि रात में कोई आयोजन हो रहा है, 10-20-25 किलोमीटर दूर से गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, उसमें युवतियां बड़े प्रमाण में आई हुई है युवकों के साथ, और रात भर कार्यक्रम चला, कोई पुलिस नहीं थी वहां, लेकिन किसी भी युवती को ये लग नहीं रहा था कि वो असुरक्षित है। वो वैसे ही आराम से नाचना कूदना खेलना जो कुछ था उनका वैसे ही चल रहा था जैसे कोई उसके घर की ही बात हो। तो युवतियों के साथ कैसा व्यवहार, महिलाओं की तरफ कैसी दृष्टि रहती है, ये अगर सीखना है, दुनिया को सीखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है भारत के जनजातीय समाज से आज भी सीख सकते हैं। आज भी जाके देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा। ये है कि देखने की दृष्टि चाहिए। कई बार बाहर से जाने वाला व्यक्ति तुलना उससे करता है जो उसने देखा हुआ है। अभी एक बार पालघर जिले में एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया, कल्याण आश्रम ने किया। अब उस सामूहिक विवाह में जितने लोग आए थे उनके बच्चे भी साथ में थे, जिनकी शादियां नहीं हुई थी पर बच्चे थे, परिवार था, ऐसे पति पत्नी के सामूहिक विवाह था। अब वहां जैसा उन्होंने बताया अभी कि किसी के पास पैसा नहीं है तो या तो पुरुष पक्ष मदद करेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि भाई ठीक है शादी हो गई है, रस्म बाद में हो जाएगी। अब इसका मतलब जब शहर के आदमी ये देखते हैं तो वो कैसे तुलना करते हैं? ये तो वैसा ही परिवार है जैसा शादी होकर परिवार रहता है, वैसा ही परिवार है, उन्हीं सामाजिक बंधनों में रह रहा है, वो वैसा ही रह रहा है, कुछ अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि पैसे की व्यवस्था नहीं थी इसलिए शादी की रस्म नहीं हुई, वो कभी भी करना है उसको जीवन में। लेकिन जब शहर के आदमी को देखता है तो वो बोलता है कि अच्छा यहाँ लिव इन पहले से चल रहा है क्या? वो तुलना कैसे कर रहा है? जो वो देख रहा है, वो उस बात को देख नहीं पा रहा कि वास्तव में वहां क्या हो रहा है। तो स्त्रियों की स्वतंत्रता देख सकते हैं हम, और इसलिए स्त्रियों का सहभाग किसी भी जनजातीय प्रतिरोध में हमको देखने को मिलेगा ही। बिरसा मुंडा का चित्र हम देखेंगे, उनके चारों तरफ लोग खड़े होंगे, उसमें कुछ स्त्रियां दिखेंगी, वो भी लड़ी है साथ, पूरी कम्युनिटी एक साथ लड़ी है, वो सिद्धो कानून लड़े तो लड़ी है। लेकिन जब ये हुआ है, मतलब 1857 के आते आते तो देश भर में जब क्रांति खड़ी हो गई, सभी दूर क्रांति होने लग गई, तो अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश में वो लंबे समय तक राज्य कर सके। हम पढ़ते रहते हैं लगातार अलग अलग प्रकार से। और जब उन्होंने ये देखा कि भारत के वनांचलों में रहने वाले लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब गौंड समाज के 4-5 नाम तो मैंने लिए ही थे पिछले सत्र में, लेकिन केवल वही थे ऐसा नहीं है। आप इंदौर के पास चले जाएंगे तो वहां भीमा नायक थे, खाजा नायक थे। अब भीमा नायक के बारे में जब पढ़ा तो भीमा नायक वो व्यक्ति थे जिन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया, मतलब जो 1857 की क्रांति के सबसे प्रमुख व्यक्ति तात्या टोपे, उनसे भीमा नायक मिले थे। उनको नर्मदा पार कराने में सहयोग भीमा नायक ने किया था बड़वानी के, परंतु यही भीमा नायक जो काला पानी की सजा होने के बाद जब उनको काला पानी की सजा हुई तो वापस नहीं आए, उनकी मृत्यु काला पानी में ही हुई है, वापस वो बड़वानी नहीं लौटे। और बड़वानी कॉलेज का नाम जब 12 साल पहले भीमा नायक के नाम पे रखने की बात हुई
तो बड़वानी के लोग पूछ रहे थे ये कौन है। हम अंदाज लगा सकते कितने अनसंग हैं। जिस स्थान के वो रहने वाले थे, जिनकी इतनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस व्यक्ति को काला पानी की सजा हुई, जो काला पानी में ही शहीद हो गया, मारा गया, उस व्यक्ति को उस स्थान के लोग नहीं जानते। 2 वर्ष पूर्व, 3-4 वर्ष पूर्व 15 नवंबर के दिन ही प्रधानमंत्री जी भोपाल आए और एक देश का सबसे आधुनिक स्टेशन बन के भोपाल में तैयार हुआ। जब उसका नामकरण की बात आई तो लोगों ने ढूंढ ढांड के निकाला रानी कमलापति। लोगों ने पूछा ये कौन है। लोगों को ये बताना पड़ा कि रानी कमलापति ये भोपाल की आखिरी गौंड रानी है। मतलब भोपाल को हम ये जानते हैं कि ये नवाबों की नगरी है, लेकिन 200 साल पहले गोंडों का राज्य था भोपाल में, और आखिरी रानी रानी कमलापति थी। ये भोपाल के लोगों को नहीं पता, दुनिया को नहीं पता वो अलग बात है, पर भोपाल के लोगों को ही नहीं पता कि 200 साल पहले कोई गोंड लोगों का राज्य भोपाल में था। उन्होंने क्या किया ये तो बहुत अलग बात है। नागपुर के लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि नागपुर की स्थापना गोंडों ने की। वो देवरी के गोंड राजा थे भक्त बुलंदशाह, जिनने नागपुर को बसाया। एक बार मैं छिंदवाड़ा में गया था तो अच्छे पढ़े लिखे गोंड समाज के ही लोग थे। वो बोले कि देवरी के गोंड राजाओं ने नागपुर को बसाया, केवल इतना नहीं है, देवरी का गोंड राजाओं का जो साम्राज्य था वो इतना सशक्त था, समय आने पे मुगलों को भी वो कर्ज देता था। तो मैंने कहा कर्ज देता था, कमाते कहां से थे? बोले इतना ऐसा क्या व्यवसाय था उनका जिससे उनका इतना पैसा था। अब जो बोलने वाले थे वो न्यायाधीश थे, डॉक्टर थे, लेकिन वो ये सोच नहीं पाए कि इनका व्यवसाय क्या होगा, इतना पैसा कहां से आया होगा। आखिरी में कहां पहुंचे बात करते करते, ये रास्ता क्या, दक्षिण का रास्ता यही था, तो लूटने का काम होगा। तो राजा लूट के इतना पैसा इकट्ठा करता है क्या? मैंने कहा आप जरा अध्ययन करो। चंदागढ़ में चंद्रपुर के गोंड राजा 10वीं शताब्दी में अपने यहाँ पर लोहा बनाते थे, इसके प्रमाण है। वहां नागपुर के विश्वविद्यालय में इतिहास की पुस्तकों में मैंने पढ़ा, कागज पढ़ा है। तो ये कौन साम्राज्य थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े किले बनाए। केवल इतना नहीं, तो उनके यहाँ लोहा बनाने की विधियां थी। भारत में लोहा बनता था ना, आज हम अंग्रेजों के आने के बाद का लोहा भारत में बना रहे हैं, पर भारत का लोहा, दिल्ली में लोहा स्तंभ है, कौन बनाता था? भारत के लोग बनाते थे। आज तक जंग नहीं लग रही वहां। तो कोई कहता है झारखंड की असुर जनजातियां बनाती थी, मध्य प्रदेश में अगरिया बनाते थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में गोंड बनाते थे। ये लोहा बनाते थे ना। अंग्रेजों ने आके जंगल के सारे अधिकार छीन लिए, तो पेड़ पत्ते घास फूस थोड़ी छीना, खनिज निकाल सकते थे क्या? 200 साल तक जिन्होंने खनिज नहीं निकाला वो विधियां कैसे याद रखेंगे? खनिज नहीं निकलने दिया उनको, तो जंगल में जाने की अनुमति नहीं थी। 1857 के बाद जंगल के सारे अधिकार ये जनजातियों से छीनना, यानी ये सबसे बड़ा कुठाराघात था जनजातियों के ऊपर। जिस जंगल को पूछते थे, जिस जंगल को अपना सब कुछ मानते थे, उसी के ऊपर उसकी आजीविका थी। खेती तो करते नहीं थे, खेती जो कुछ थी वो होम कल्टीवेशन था। कभी जंगल कुछ काटना, कुछ खेती करना, बाकी तो जंगल में इतनी चीजें थी। हम वर्णन पढ़ते कंदमूल फल खाए भगवान राम ने, तो लोग कहते कंदमूल इतने कहां मिलते थे, आज नहीं मिलते। पहले बायोडायवर्सिटी थी ना। अंग्रेजों ने आके सारा जंगल खत्म करके उनको जो लकड़ी चाहिए थी वो उसका ही प्लांटेशन किया। तो आज जंगल के ऊपर आजीविका, अगर जंगल देंगे भी तो आजीविका चल सकती है क्या? तो वो पेड़ बचे हैं क्या? जंगल को बचाना है, इतना ही नहीं, जंगल का संवर्धन भी करना पड़ेगा वापस। जिनने किया है वहां उदाहरण दिखते हैं। जंगल के ऊपर आजीविका थी, वो जंगल छीन लिया। एक अलग प्रकार का उनके बारे में इमेज बनाना शुरू की कि ये एक असभ्य समाज है, इसको सभ्य करने की जरूरत है। सभ्य करने के लिए, और आपराधिक समाज है, तो आपराधिक समाज है तो इससे निपटने के लिए हमको वैसे कानून बनाने पड़ेंगे। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना दिया। प्रत्येक पैदा हुआ बच्चा भी क्रिमिनल था। अगर आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्रिमिनल है उस ट्राइब का। क्यों? क्योंकि तो नहीं भी क्रिमिनल है या क्रिमिनल ही पैदा होगा। आप अंदाज लगा सकते किस सीमा तक गया मामला। और ये अभी धुल गया, अभी 5 साल पहले की घटना है। झाबुआ में हम लोग गए थे, तो वहां एक माछलिया घाट है, जो इंदौर अहमदाबाद हाईवे है, एक घाट पड़ता है, पहाड़ पड़ता है बीच में। तो उस माछलिया घाट में लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ी लूटपाट होती है। सब चारों तरफ भीलों के गांव है, भील समाज के लोग रहते। तो वहां एक नया थानेदार आया राजगढ़ थाने पे, और उसने पूरे घाट पे लिखा दिया चोरों का इलाका है, वाहन धीमे चलाए।
वाहन संभल के चलाए, चोरों का इलाका है। और वहां के अब तो पढ़े लिखे लड़के हो गए ना, उनको गुस्सा आया, गए थानेदार के पास भी, ऐसा कैसे लिखते, भीलों का इलाका है, चोरों का इलाका कैसे लिखते हो, हमको चोर दिखते का तुमको? थोड़ी देर बाद इन लड़कों को समझ में आ गया गलती इसकी नहीं है, पढ़ के ही आया है। पीएससी में प्रश्न ही ऐसे पूछे जाते, अगर भीलों को अपराधी करके ही पढ़ाया जा रहा है तो ये थानेदार का क्या दोष है? और अपराधियों से कैसे निपटना है, ये वैसी बात करता है उस समाज से। तो वास्तव में इमेज किसने बिल्ड की है? ये तो अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक रूप से किया है इसको। और विशेष बातें इसमें 1857 के बाद की ज्यादा दिखेंगी, जब अंग्रेजी प्रत्यक्ष राज्य हमारे यहाँ शुरू हो गया उसके बाद की दिखेंगी। पर ऐसे समय में आप अंदाज लगाइए कैसा समय होगा जब आखिरकार अंग्रेजों को एक संस्था बनानी पड़ी 1885 में जाकर। 1857 के बाद की निराशा का काल कैसा होगा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की और उस कांग्रेस के मंच पे अंग्रेजी साम्राज्य अमर रहे यही नारे लग रहे थे, अंग्रेजी इस देश का भला कर सकते, यही बात कांग्रेस के मंच पे थी शुरू के 15 साल। पर ऐसे समय में भी झारखंड के जंगलों में बिरसा मुंडा हुआ। 1875 के 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ बिरसा का। इस निराशा के काल में एक व्यक्ति अपने जीवन के 24 साल और 9 महीने जी रहा है, लेकिन वो भगवान तक पहुंचा। कितना समय मिला? 10वीं तक तो उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब ये समझ में आया कि अंग्रेज क्यों मुंडा सरदारों की जमीनें छीन रहे हैं, तब बिरसा का संघर्ष देखने लायक था। वो एक 8-10 साल का संघर्ष है, इसमें हम देखते हैं कि एक समाज सुधारक बिरसा मुंडा हमको दिख जाता है, एक ऐसा बिरसा मुंडा दिखता है जो अपने पारंपरिक हीलिंग प्रोसेसेस का ज्ञान लेके लोगों की सेवा कर रहा है, जड़ी बूटियों का ज्ञान लेके लोगों की सेवा कर रहा है। एक ऐसा बिरसा मुंडा हमको दिखता है जो पारंपरिक प्रणाली, जो उनकी मुंडा मान की व्यवस्था है, उससे न्याय देने की वकालत अंग्रेजों के सामने करता है, अपनी मांग रखता है कि हमारी पारंपरिक पद्धति से हमको न्याय देने का अधिकार दिया जाए, आपके कोर्ट की हमको आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा बिरसा मुंडा हमको दिखता है जो अपनी धर्म संस्कृति के लिए बिरसाइयत पंथ की स्थापना करता है और उसमें लोगों को दीक्षित करता है। और आखिरी में एक ऐसा बिरसा मुंडा भी हम देख लेते हैं जो समय आने पे प्रत्यक्ष क्रांति के लिए उतरता है, और एक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा भी दिखता है। एक छोटे से जीवन में इतने प्रकार के कार्य, इसलिए जब भी जनजातीय अस्मिता की बात होगी तो बरबसी लोगों के दिमाग में एक चेहरा बिरसा मुंडा का आ जाता है। हम सारे जनजातीय महापुरुषों को, फिर वो समाज सुधारक हो, वो क्रांतिकारी हो, वो धर्म संस्कृति के लिए लड़ने वाले हों, वो अलग अलग हीलिंग प्रोसेसेस वाले लोग हों जो जनजातीय ज्ञान परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, ये सबको हम एक चित्र में देख लेते तो वो बिरसा मुंडा का चित्र दिखता है। किस प्रकार की परंपरा, मुंडा मान की व्यवस्था से न्याय दिया जाना चाहिए, ये आज तक हम समझ नहीं पा रहे कि जो न्याय व्यवस्था है कैसी थी। इंडियन नॉलेज, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते तो ये भी कोई नॉलेज था क्या जिसमें कानून गांव का आदमी बनाता था? जब कानून सरल होता था तो न्याय सरल मिलता है। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक वर्कशॉप में हम बैठे थे तो उसमें बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि कानून वैसा बनता था जिसको गांव का आदमी समझता था, अपनी बात बोल पाता था बिना वकील के। तो एक बैगा समाज के रिसर्चर्स थे, उनने खड़े होकर अपना उदाहरण दिया। बोले मैं एक बैगा समाज की पंचायत में गया था, न्याय पंचायत बैठी थी। झगड़ा क्या था? बोले झगड़ा ये था कि एक बैगा समाज की लड़की ने किसी दूसरे समाज में शादी शादी कर ली तो उसको जाति के बाहर निकाल दिया। अब जाति के बाहर निकाल दिया, उसका बच्चा हो गया, बच्चा बैगा समाज के बीच में पड़ा हुआ, अब वो शादी लायक हो गया। सबकी इच्छा थी कि हाँ ये बैगा से शादी इसकी होना चाहिए, बैगा ही है, पर ये करना कैसे? न्याय पंचायत बैठी है उसके लिए कि इसको करना कैसे। तो सरल तरीका क्या निकाला उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि ये जो लड़की है जिसने शादी बाहर की है, ये अपने पति को तलाक दे दे 6 महीने के लिए, तो उसको हम समाज में ले लेंगे, तो इसका बच्चा भी समाज में आ जाएगा, इसकी शादी कर देंगे, फिर चली जाए वहां, फिर उसको बाहर निकाल देंगे, बच्चा अंदर आ जाएगा। अब अगर कानून इतना सरल बनेगा तो आदमी को न्याय भी मिल जाएगा। हो गया, सबने मिलकर निर्णय कर दिया, उस गांव के लोगों ने, उसकी शादी हो गई, वो आ गया अंदर समाज के अंदर। तो सरल कानून बनाना, सबने बैठ के निर्णय करना, ये आज तक जीवित है। ये कोई पुरानी बातें नहीं चल रही, तो अभी चल रहा है। हम देखते हैं कि भीलों के बीच में, गोंडों के बीच में जब उनकी पंचायत बैठती है,
कठिन कठिन प्रसंगों पे केवल न्याय मिलता इतना नहीं है, झगड़ा खत्म होता है। दो लोग, दो गांव एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इस स्तर पे झगड़ा है। जब न्याय पंचायत ने न्याय दे दिया तो उनको न्याय मिला इतना नहीं है, उनका झगड़ा तो पहले वापस पहले जैसे हो गया, कोई झगड़ा नहीं है। आप अब आपकी आंखों से देख रहे हैं, देख सकते हैं, ये भी हो सकता है। भारत का न्यायालय ऐसा कर सकता है कि आधुनिक न्याय व्यवस्था झगड़ा तो खत्म नहीं कर सकती, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जीवन एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी चल ही रहा है। तो ऐसी भी न्याय व्यवस्था आज जीवित है, न्याय दिया जा रहा है। शायद पैसा के तहत यही बात की जा रही है कि पैसा कानून में क्या देना है, तो उनको इसका अधिकार देना है, वहां की पंचायतों को इसका अधिकार देना है। गांधी जी तो यही बोलते थे, 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जी यही बोलते थे, ग्राम स्वराज ने क्या, हिंद स्वराज में क्या लिखा है उन्होंने। लेकिन ये करने की ताकत भारत में किसके पास है? अब हम कर सकते हैं क्या? हम तो अब व्यक्तिगत जीवन हो गया हमारा, हम कहाँ न्याय मांगने जाएंगे, हमको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। एक बार ऐसे बोल रहा था मैं रायपुर में ही, तो एक युवा मेरे को बाद में मिला, बोला आपकी बात एकदम सही है, हमारे गांव में भी पिछले 5-7 साल से पुलिस आ रही है, इसके पहले नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? बोले गांव में ही निर्णय हो जाता था सब चीजों। अब क्यों आ रही है? अब पढ़ लिख गए, तो ये पढ़ने लिखने के साथ क्या हो रहा है, झारखंड के सिंह भूमि में आज भी कोर्ट में विल्किंसन पद्धति से न्याय दिया जाता है। अभी विल्किंसन पद्धति क्या है? तो विल्किंसन नाम के कोई अंग्रेज अधिकारी थे, उनने उसको लिखा है केवल, बाकी वो पद्धति वहां की पारंपरिक पद्धति न्याय देने की, कोर्ट उसके अनुसार ही न्याय देता है। सिविल मामलों में उसके अनुसार न्याय देता है। वो कुछ भी झगड़ा कोर्ट में आया तो वो उस गांव के अतिरिक्त 3 गांव के मुखिया को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि इन 2 गांवों का झगड़ा आया है, आप इसका निर्णय कीजिए। वो निर्णय करके कोर्ट में आता है, कोर्ट उस पर मोहर लगाता है। ये विल्किंसन पद्धति। तो इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का जीने वाला समाज जो था, वो जब लड़ा तो वो इकट्ठा होकर लड़ा। मानगढ़ पे जब गोविंद गुरु ने भक्ति आंदोलन चलाया भीलों के बीच में, तो शुरू में तो भक्ति के लिए भजन गाए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। महर्षि दयानंद सरस्वती गोविंद गुरु की भेंट हुई बांसवाड़ा में 1880 में, और महर्षि दयानंद सरस्वती की भेंट के बाद गोविंद गुरु का भक्ति का आंदोलन ने देशभक्ति में बदल गया। और देशभक्ति में बदलते बदलते हम वहां देखेंगे अपनी प्रदर्शनी में एक लगा हुआ है गोविंद गुरु का आंदोलन, तीसरा पोस्टर है, तो भूरेटिया थारी नहीं मानू, भजन ही था। भूरेटिया है ना, भूरे रंग के अंग्रेज, भीली भाषा में उनको भूरेटिया बोलते थे, अंग्रेज तो बोल नहीं पाते थे। तो भूरेटिया थारी नहीं मानू, तुम्हारी हम नहीं मानेंगे, तुमको हम टैक्स नहीं देंगे। और उस पूरे भजन को हम सुनेंगे, देखेंगे, तो उस पूरे भजन में पूरे देश का वर्णन है, दिल्ली का भी वर्णन है, अहमदाबाद का भी वर्णन है। हम कैसे बोल सकते हैं कि जनजातीय समाज का संघर्ष केवल उनकी निजी समस्याओं के लिए था? जो लोग देश भर का वर्णन गीतों में गा रहे हैं, और इसके लिए हम अंग्रेजों की नहीं मानेंगे, अंग्रेजों को लगाम नहीं देंगे, और केवल अंग्रेजों को नहीं देंगे ऐसा नहीं, यहाँ के जो राजा महाराजा अंग्रेजों के पिट्ठू बन के बैठे, इनकी भी नहीं मानेंगे, इनके हम बेगारी नहीं करेंगे, और नहीं की। और ये आंदोलन जब अपने चरम पे पहुंचा तो 1914 में पूर्णिमा के दिन, जब माघ मेले के तहत मानगढ़ की पहाड़ियों पे सब इकट्ठे होने वाले हैं, ये जब पता चला तो वहां के सब जागीरदारों ने, अंग्रेजों के लोगों ने और स्वयं अंग्रेज अधिकारियों ने गांव गांव जाके लोगों को ये कहना शुरू किया कि मानगढ़ पे इकट्ठा नहीं होना है, गोली चलेगी, मारे जाओगे, इसलिए जाना नहीं है। लेकिन देखा क्या कि मानगढ़ की वो पहाड़ियां जो आज भी बहुत दूरस्थ लगती है, आज भी चढ़ने के 2-3 ही रास्ते हैं उसको, उस एक रास्ते, पगडंडी रास्ते पे भीलों की टोलियां भजन गाती हुई जा रही है, चढ़ रही है ऊपर। पगडंडी के एक किनारे पे भीलों की टोली जा रही है, दूसरे किनारों से अंग्रेजों की सेनाएं जा रही है। अंग्रेजों की सेनाएं खच्चरों के ऊपर तोप लदी हुई है, और चढ़ रहे हैं सब एक साथ, डरा रहे हैं लेकिन डर नहीं रहे, हथियार नहीं उठा रहे, हथियार हाथ में नहीं थे, भजन गाते हुए जा रहे हैं। इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके वार्निंग हुई, सब पहाड़ी खाली करो, गोविंद गुरु को गिरफ्तार करना है, कोई नहीं हटे, गोली चली। रिकॉर्ड कहते हैं 4 लाख राउंड फायर इशू हुआ था, 2 लाख राउंड जमा हुआ, यानी 2 लाख चला। कितने लोग मरे होंगे? तोपे चली, उनने रिकॉर्ड में लिखा कि 1500 लोग मरे। और गोलीबारी बंद करने का जब आदेश हुआ तो उसने आदेश में लिखा अंग्रेज अधिकारी ने कि जब मैंने ये दृश्य देखा कि एक
महिला का बच्चा उसका दूध पी रहा है और वो महिला मर चुकी है गोली लगने के बाद, तो ये दृश्य मेरे से देखा नहीं गया और मैंने गोली चालन बंद का आदेश दिया। महिलाएं थी, दूध पीछे बच्चे थे, बूढ़े थे, डर नहीं रहे थे, खड़े थे, सीने पे गोलियां खाई। 1500 लोग मारे गए उन मानगढ़ की पहाड़ियों पे। पिछले बार प्रधानमंत्री गए धूलिवंदन के लिए, अभी राष्ट्रपति जी जाने वाली है, लेकिन कितना समय लग गया। आजादी के 75 वर्ष तक मानगढ़ की पहाड़ियां राही देख रही थी। जलियांवाला बाग को हम याद करते हैं, वहां इतनी मौत नहीं थी। वहां तो ये कहा गया कि जनरल डायर ने वार्निंग दी थी, बिना वार्निंग के गोली चलाई, रास्ते बंद कर दिए, दीवारें ऊंची थी, कूद के जा नहीं सकते थे, लोग भागे लेकिन दीवार नहीं कूद पाए। मानगढ़ में तो सारे रास्ते खुले थे, पहाड़ी था, कहीं भी भाग सकता था, भागे नहीं। जलियांवाला बाग ये अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी कहता है, लेकिन मानगढ़ की पहाड़ियां भीलों की वीरता की कहानी, भीलों की देशभक्ति बताती। लेकिन क्या ऐसे भीलों को हम जानते हैं? भील ऐसा है, ये जब जब आफत आई तब लड़ा। राणा प्रताप के सामने आफत खड़ी हो गई कि क्या करना है, अकबर से लड़ना है, ये सबकी इच्छा है, पर सारे भाई भतीजे जितने हैं वो तो सब अकबर के पास चले गए। वो आखिरी में तो शक्ति सिंह उनका सगा भाई भी अकबर की सेना में गया। राणा प्रताप जंगल में भटक रहे तो मिले कौन? कुंजा भील मिले। कुंजा भील ने दिला चिंता मत करो राणा, हम साथ, भील साथ में, भील लड़ेंगे, चिंता मत करो आप। और हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन हम देखते हैं कि राणा प्रताप बीच युद्ध में चेतक की टांग कट गई, राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। लाखों की मुगलिया फौज थी, हजारों लोग ये थे, लेकिन इतिहास में हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाया। ये भील थे जिन्होंने मुगलों को जीतने नहीं दिया। और आज तक हम गाते हैं ना, गूंज उठी थी हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से, और भीलों की एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। वो रानी दुर्गावती थी जो राणा प्रताप के भी 8 साल पहले अकबर से लड़ी। सब चले गए ना साथ में, अकबर के चरणों में जाना, उसे संधि करना, ये प्रतिष्ठा थी, इससे प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। आमेर के राजा भारमल ने तो अपनी लड़की अकबर को दी और संधि की। रानी दुर्गावती को क्या मैसेज था? छोटा सा मैसेज था कि आपका सरमन हाथी हमको गिफ्ट कीजिए, आपका मंत्री आधार सिंह हमारे दरबार में भेजिए, बाकी आप राज्य कीजिए, हमको आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन रानी दुर्गावती इस शर्त को मानने को भी तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने गजनी को हराया था। रानी दुर्गावती जब युवा थी तब शेरशाह सूरी मरा था उनके किले पे आके। जो शेरशाह सूरी पूरे देश में राज्य कर रहा था 10 साल से, उस शेरशाह सूरी की मौत कहाँ हुई है? उस कलिंजर के किले पे ही मौत हुई। उस रानी दुर्गावती ने अकबर की इस सामान्य सी संधि प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया, लड़ी, वीर गति को प्राप्त हुई। पर इस 500 साल पहले के रानी के इतिहास को कितने लोग, झांसी की रानी को सब जानते हैं, लेकिन कोई झांसी की रानी से कम कैलिबर रानी दुर्गावती का दिखता है क्या? 12 साल शासन किया, और शासन के सारे प्रतिमान अगर हम देखेंगे, टैक्सेशन सिस्टम से लेकर जल संग्रहण व्यवस्था, न्यायप्रियता से लेकर प्रजावत्सलता, सब पे वो खरी दिखती है। लेकिन हम इस गोंड इलाके में लोगों से पूछेंगे रानी दुर्गावती कौन थी, तो उनको नहीं पता। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी तो बता देंगे कौन थी। क्यों? क्योंकि पिक्चर बन गई। रानी दुर्गावती पे शायद अभी कोई फिल्म बन नहीं पाई है, ध्यान नहीं गया। ये जो संघर्ष है ये कभी कभी नहीं रुका। जब जब विदेशी आक्रमण हुए तब सीधा पे गोली खाने वाले हमको जनजाति नायक दिखेंगे, बाकी लोगों के साथ साथ, केवल वो लड़े ऐसा नहीं है। आज उनका विषय इसलिए, और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा चले गए होंगे 1900 में, गोविंद गुरु भी कैद हो गए, लेकिन ये संघर्ष रुका क्या? ये देशव्यापी था। मतलब पश्चिम में गोविंद गुरु दिखते हैं, बीच में भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह सरी के लोग दिखते हैं, तो थे पूर्वांचल में, नागालैंड में जादोनांग खड़े हुए। अब जब जादोनांग खड़े हुए तो जादोनांग महात्मा गांधी की जय बोलते हुए खड़े हुए। जब महात्मा गांधी कभी पूर्वोत्तर में गए नहीं, लेकिन जादोनांग प्रेरणा किससे ले रहे थे? महात्मा गांधी से। पता चला सिलचर में महात्मा गांधी आने वाले, जादोनांग पैदल पैदल मणिपुर से सिलचर तक गए, महात्मा गांधी आने वाले ही नहीं थे, भेंट हुई नहीं। लेकिन जादोनांग उस समय जंगल सत्याग्रह के समय उन्होंने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने पकड़ा और फांसी की सजा दी। लेकिन जादोनांग की फांसी के बाद
उनकी 14 साल की बहन, चचेरी बहन रानी गाइडिनल्यू, इनने मोर्चा संभाला और 2000 नागाओं की फौज को साथ लेकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। 14 साल की लड़की 1931 में अंग्रेजों से भिड़ी, 1.5-2 साल तक लगातार संघर्ष होता रहा रानी गाइडिनल्यू का, और 1.5-2 साल बाद जब वो गिरफ्तार हुई तो आजादी के बाद ही छूटी। मतलब आपने लगा 17-18 साल तक जेल ही रही। एक ऐसी युवती जिसकी उम्र 16 साल ही हुई है, 16 साल की एक युवती भारत की जेलों में गई, पूर्वोत्तर के 3 अलग अलग जेलों में रही। वो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उससे मिले तो उसकी बातें सुन के बोले कि भैया ये तो रानी है। वो रानी थी नहीं, कोई राजा की पत्नी नहीं थी, ये तो मणिपुर की रानी है, नागा रानी है। तब से उनको रानी गाइडिनल्यू के नाम से जाना जाने लगा। पूरी भरी जवानी जिसने जेल में अपनी गुजार दी, ऐसी रानी गाइडिनल्यू आजादी के बाद जब जेल से बाहर आई तो क्या किया, तो नागा समाज के लिए काम करती रही। भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया, देर से दिया लेकिन दिया। लेकिन इस रानी गाइडिनल्यू को कितने लोग जानते हैं? तो ध्यान में आएगा कि शायद नाम ही अपरिचित है लोगों के लिए। अभी जो पुस्तक अभी वितरित की, 40 ही नाम है। शारदा प्रसाद जी बोल रहे थे पुस्तकें सब दूर दी जानी चाहिए, तो मैंने कहा इसके भी 2 खंड है, भाग 1 है, भाग 2 है, पढ़ना चाहिए। ये इतिहास केवल जनजातीय विद्यार्थियों को दिशा देगा, उनके अंदर का जिसे कहते हैं प्राइड जगाएगा, केवल इतना नहीं है, तो ये पूरे देश में लोगों की जनजातियों के प्रति जो दृष्टि है, जो इमेज जनजातियों की बन गई है, उसको ठीक करेगा, उसको रियलिटी की तरफ ले जाएगा, जनजातीय समाज से सीखने की बात करेगा। हम उनसे क्या सीख सकते हैं? जंगल बढ़ाना है तो सीखना हमको जनजातियों से ही पड़ेगा। हमारा सारा समाज जंगल काटने वाला है। कुटुंब बचाना है तो कुटुंब प्रबोधन किससे सीख सकते हैं? जिसने कुटुंब बचाया है। वहां पूरा गांव कुटुंब है, एक छत के नीचे रहने वाले कुटुंब नहीं है। जब कोई व्यक्ति परेशानी में पड़ता है तो वहां आज ऐसी व्यवस्था है, जीवित अवस्था में दिखती है कि उसको परेशानी में से पूरा गांव मिलकर निकालता है। भीलों के हलमा प्रथा आज भी दिखती है। जब कोई व्यक्ति इतनी परेशानी में पड़ जाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के भी अब उसमें से नहीं निकल सकता, तब वो हलमा बुलाने का अधिकारी है। वो किसी ऐसी परेशानी में फंस गया है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाए तो भी इस परेशानी से नहीं निकल सकता, तो फिर वो हलमा बुला सकता है, शर्त है हलमा की। और जब वो हलमा बुलाएगा तो पूरे गांव के घर का एक एक व्यक्ति आएगा, उसको उस परेशानी में से निकालेगा और शाम को चला जाएगा। जैसे कोई विधवा महिला है, अकेली है, फसल खड़ी है, पानी आ गया, अब ये परिस्थिति आ गई हलमा बुलाने की कि अगर ये ताकत भी लगाएगी तो भी इसकी फसल कट के आने वाली नहीं है, तो फिर वो अभी हलमा बुला सकती है। और वो केवल गांव के जो चौकीदार है, जो ढूंढी पीट के सूचना देता है, उसको बोलेगी कि आज मेरे यहाँ हलमा है। वो चौकीदार बोल के आएगा सबको, प्रत्येक घर से एक एक आदमी आएगा, उसकी फसल काटेंगे, थ्रेशर में से निकालेंगे, उसके घर में रखेंगे, ये एक टाइम का भोजन करेगी, वो चले जाएंगे। क्या समाज में ऐसी व्यवस्थाएं लोगों का मार्गदर्शन कर सकती हैं? ये आज हलमा में एक जगह का बता रहा हूं, पूरे देश में जब मैं हलमा बताता हूं तो वहां की जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं हमारे यहाँ भी है, इस नाम से, उसका नाम बदलता है, हमारे यहाँ भी है ऐसा। शादी होती है तो प्रत्येक घर मदद करता है, किसी का से पत्तल बन के जा रही है, किसी का से चावल जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दिखता है, सब दो गाँवों में आज भी दिखता है। कम्युनिटी का जीवन, हम बोलते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से डेवलपमेंट। कम्युनिटी बची कहाँ है? कम्युनिटी तो वही है, हम तो व्यक्ति हो गए हैं सब। अब तो कुटुंब प्रबोधन हो या विकास की बात उनके हिसाब से हो, जंगलों का संरक्षण संवर्धन हो, उस प्रकार की व्यवस्थाएं परंपराएं आज भी जनजातीय समुदायों में देखने मिलती है। और इसलिए जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत अगर हम बात करते हैं तो उसकी एक तो इतिहास है जो उसकी हमको बताएगा कि समाज किस प्रकार का है, कैसा रहा, कैसा राज्य किया, कैसा संभाला, ये एक इतिहास से पूरा वो बताएगा। दूसरा उस समाज की सिस्टम्स है जिसके कारण वो समाज चलता है।
संदीप जी उदाहरण दे रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में गए थे, तो जिस दिन रात रुके, बांस के मकान है बांबू के, सारे जल गए। आग लगी, एक 15-20-25 मकान जल गए। जल गए, सुबह उठ के देखा सब मकान जल गए। क्या होगा क्या होगा? अभी शहर के हैं, क्या होगा? कलेक्टर को सूचना आएगी और क्या होगा? इससे ज्यादा कोई आएगा, मदद करेगा? थोड़ी देर बाद इनने कहा कि एक 8-9 बजे के आसपास देखा कि कुछ लोग दाव लेके आ रहे हैं। दाव मतलब एक हथियार है वहां का, सामान्यतः जंगल में शिकार करने के लिए इस्तेमाल होता है, झगड़ा होता है तो उसका इस्तेमाल होता है। दाव लेके युवा आ रहे हैं, तो इनको लगा कि अब और, एक तो बेचारों के मकान जल गए, पता नहीं क्या हुआ है, दाव लेके और आ रहे, झगड़ा और होगा, पता नहीं क्या दाव चलेंगे। पता किया क्या हो रहा है, क्यों आए दाव लेके, तो बोले नहीं नहीं जंगल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये बांबू काटने जा रहे हैं। पीछे बोले घंटे 2 घंटे बाद दूसरे लोग आने वाले हैं, ये बांबू काट के लाएंगे, वो मकान बनाएंगे। और बोले एक दिन के अंदर वो 14-15 मकान बना के दे दिए। तो कोई, किसी प्रशासन के पास कोई सूचना जारी है, किसी की मदद की कोई गुहार लगा रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। 15 मकान जले, शाम तक 15 मकान वहां के लोगों ने तैयार करके उनको दे दिए। ये है कम्युनिटी का जीवन। लेकिन इतनी अच्छी परंपराएं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतना ज्ञान, जिसको आजकल हम यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत डॉक्यूमेंट करने की बात तो कर रहे हैं, कुछ कुछ कर भी रहे हैं। इतना अच्छा न्याय शास्त्र, मंत्र तंत्रों का ज्ञान, मतलब कई बार आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी होता है क्या। तो अपन तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको तो वो अंधविश्वास ही लगता है, लेकिन होता है, दिखता है। यशपुर में हमारा आश्रम है, और वो जंगल, सारा पेड़ पेड़ है खूब सारे उसमें। तो कर्मा उत्सव होता है, तो 100-125 मंडलियाँ आती है, नृत्य करती है, ढोल बजाती है। और वो ऊपर मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं, उड़ती हैं, उड़ती है तो काटती हैं। तो 3-4 दिन पहले बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे छात्रावास के, ढोल वोल मंदल वंदल बजे, 2-4 उड़ी, 3-4 बच्चों को काट खाई। काट खाई तो छोटा हॉस्पिटल भी है, उसमें डॉक्टर है, उसके पास गए बच्चे। वो डॉक्टर नया नया आया था, क्या बच्चे गए कि इलाज करना, वो तो कुछ किया। बातें करते करते वो बच्चे बोले कि नहीं नहीं आज तो काट खाइए, परसों बेगा आएगा फिर ठीक हो जाएगा। अब ये डॉक्टर तो पढ़ा लिखा एमडी है, जितने का बेगा क्या ठीक करेगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ठीक करूंगा। बोले नहीं, बोले बेगा आएगा वो बांध देगा, फिर नहीं उड़ेंगी। फालतू बातें करते हो, बेगा क्या बांधेगा, मधुमक्खियों कोई बांधता है क्या? अब आया दूसरे दिन बेगा, वो बेगा मतलब क्या, उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका है, आधी धोती पहना हुआ है, क्या कंडा वंडा जलाया उसने, क्या बोला हो किसी को नहीं पता। पर दूसरे दिन वो 100 मंडलियां आई, ढोल बजे, मांदल बजे, नाचे, एक मक्खी नहीं उड़ी। उड़ी वो चला। अब ये डॉक्टर वो बेगा के पास गया, अरे बाबा तो 2 दिन पहले आ जाते। अब वो उनको भी नहीं काटती, वो 4 से काटी थी उनको भी नहीं काटती। तो बेगा का जो उत्तर था, वो उत्तर हम सबको ध्यान दिलाता है कि किस प्रकार के जीवन मूल्य वाला समाज है। उसने कहा भैया जी, उनका भी तो जीवन है, वो उड़ेंगी नहीं तो खाएंगी क्या, 24 घंटे से ज्यादा मैं नहीं बनता हूँ। ये जीवन मूल्य उस बेगा के हैं, जिसको हम कहेंगे कि अनपढ़ है। और इसलिए जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि उस वैद्य को मैंने बोला कि भैया किसी को सिखा के जाना, तो वो नहीं सिखाने वाला है किसी को। उससे जब बात करेंगे भाई क्यों नहीं सिखा रहे, तो बोले नहीं ये योग्य नहीं है कोई। अरे आपके लड़के को सिखा दो, वो तो हॉस्टल में रहता है, वो तो बिल्कुल योग्य नहीं है। तो हॉस्टल में रहता है, क्या पढ़ रहा है? अरे वो जड़ी बूटी जंगल में थोड़ी है, वो सब उखाड़ के बेच देगा, वो बचने नहीं देगा उसके। अब इस बात को हम समझ पा रहे हैं क्या उसकी, कि वो प्रकृति को बचाने की कैसी बात कर रहा है? हम जाके उसके साथ रह रहे हैं क्या? कोई रिसर्चर जाके रहता है क्या, कि जब ये जड़ी बूटी लेने जाता है तब इसके साथ जाता है क्या? वो उस पेड़ को किस श्रद्धा से देख रहा है, उसकी पूजा करेगा, उसको निश्चित दिन ही काटेगा, वो उतनी पत्ती तोड़ेगा जहां वापस पत्ती आ सकती है, चाहे जहां से नहीं उखाड़ेगा। इतना ध्यान रखेगा, वो किसी को नहीं देगा विद्या, क्योंकि उसको पता है कि बहुत कम है, उखाड़ उखाड़ के सब बेच बाच के खा जाएंगे। ये उसको पता है, इसलिए वो देता नहीं है। हमको ऐसा लगता है दे नहीं रहा। वो जब पूजा करता है तो उसके भाव को नहीं देखते। अरे भाई, वो कोई प्रकृति की पूजा कर रहा है, हमको ये सिखा दिया क्या ऐसा? अभी परसों संथाल जनजाति की उत्पत्ति की कथा हमारे एक बता रहे थे, तो बताया कि वो देव थे, देवों ने कहा गांव बसाओ, तो हमने गांव बसाया। गांव बसाने के बाद देव भी हमारे साथ साथ आए। फिर हमको देव बोले हमारे कि हम इस गांव के बाहर इस पेड़ पे रहेंगे, आप लोग गांव में रहो, आपको कोई भी दिक्कत है तो इस पेड़ के पास आ जाकर हम आपको मिलेंगे। तो हम उस पेड़ की पूजा करने लगे। पूजा किसकी कर रहे हैं? देव की कर रहे हैं ना।
पेड़ की थोड़ी कर, देव उस पेड़ पे है। कितना गहरा अध्यात्म है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। भारत में एक सामान्य सी बात है कि जो खाते पीते हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं, पूरे भारत में। तो जनजाति समाज के लोग जब दारू की धार देगा, तब शहर वाला क्या सोचेगा? तो उसको दारू दिखेगी, उसको पुजारी का भाव नहीं दिखता। कथा में हम सुनते हैं कि भैया भगवान भाव का भूखा है, प्रसाद का भूखा है क्या? तो क्या हम उसका चेहरा देखते हो किस भाव से चढ़ा रहा है? क्या हम उसको उपदेश देना शुरू कर देते कि नहीं दारू तो बुरी चीज है, आप दारू क्यों पीते हो, दारू मत चढ़ाओ? तो उसका भाव क्या है? किस भाव से पूज रहा है, किसको पूज रहा है? तो वास्तव में उनका आध्यात्मिक आधार भी क्या है? पूर्वजों की पूजा करते हैं तो कोई नई बात है क्या? हम नहीं करते क्या? पूर्वजों की पूजा अपने देश में कौन नहीं करता? अभी श्राद्ध पक्ष ही चल रहा है ना, कल तो सब लोग तर्पण करने वाले हैं। केवल जनजाति समाज के लोग ही करेंगे क्या? अंग्रेजों ने बोल दिया वो कुछ अलग है, वो पूर्वजों को पूछते हैं। तो हम नहीं पूछते क्या? सब लोग ही पूर्वजों को पूछते हैं, अपने यहाँ कौन नहीं पूछता पूर्वजों को? तो पूर्वजों की पूजा करते हैं, देवों को मानते। गोंडों में तो आप जाओगे तो पूछा कितने देव हो, 5 देव हो कि 3 देव हो कि 7 देव हो? उनको समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है, पर वो बात यहीं से शुरू करेगा, आप 7 देव हो कि 5 देव हो? अच्छा आप 5 देव हो, तो ये 5 देव होगा तो इनकी सब लड़कियां इनकी बहनें हैं, ये पक्का है। ये मैं 5 देव हूँ और ये लड़की का 5 देव है, तो ये बहन है मेरी, स्वाभाविक बात है। इतना गहरा कोई आधार लेके कोई समाज जी रहा है, उसकी इमेज हमने ऐसी बन गई है हमारे सामने कि हम ये सब चीजें देख नहीं पा रहे हैं। और इसलिए जनजाति समाज की पहचान अगर कुछ है, उसको सामने हमको लाना है, तो उसकी आध्यात्मिक पहचान को भी देखना पड़ेगा, उसके ऐतिहासिक योगदान को भी देखना पड़ेगा, उसकी ज्ञान परंपराओं को भी देखना पड़ेगा, उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ेगा, जिसके कारण वो ये सब चीजें चला पा रहा है। और तब हम अगर इस अस्मिता को उसकी समझ जाएंगे, तो फिर अस्तित्व के विषय हमको समझ में आएंगे। अन्यथा हम पैसा को समझ ही नहीं सकते, हम वनाधिकार कानून को समझ ही नहीं सकते, हम कस्टमरी लॉ को समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी पहचान नहीं समझ रहे, उसकी अस्मिता नहीं समझ रहे। और उसकी अस्मिता नहीं समझेंगे तो अस्तित्व के तहत जो अधिकार उसको दिए गए भारतीय संविधान के द्वारा, वो हमको समझ में ही नहीं आ सकते। हमको ये लगता रहेगा कि जंगल का अधिकार दिया, जंगल काट लेगा। हम अगर उसकी पहचान को समझेंगे कि जंगल काट ही नहीं सकता, ये जंगल को बढ़ाएगा, ये पहचान अगर हम समझेंगे तो हम फिर वनाधिकार का क्रियान्वयन करेंगे। वनाधिकार संविधान में आ गया 2006 में, पर क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी को ये लगता है कि इसको जंगल दे दिया तो पूरा काट लेगा, जंगल बचेगा नहीं। तो हम अस्मिता को अगर समझते हैं तो अस्तित्व समझ में आएगा, और अस्तित्व समझ में आएगा तो वास्तव में डेवलपमेंट क्या होता है जनजाति क्षेत्रों का, इसका कोई मॉडल हम दे पाएंगे। अभी सारा का सारा यूरोसेंट्रिक मॉडल है, यूरोप का मॉडल है, सारे जनजाति समाज को मजदूर के अलावा कुछ नहीं बना रहा है। हम देख रहे हैं ये जंगल का विकास करते हुए कोई डेवलपमेंट का मॉडल हो सकता है क्या? ये हम तब सोच पाएंगे जब अस्तित्व के विषयों के तहत उनको अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार देने की वकालत सब लोग करें, गांधी जी से लेकर विनोबा जी तक सबने ये बातें की हैं पूरे भारत के साथ। पर आज की शिक्षा में ये बातें हैं क्या जिसमें से हम सब निकल के आ रहे हैं? तो आज की शिक्षा में जो कुछ हम पढ़े हैं उसमें हमको ऐसा लगता है कि अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, जादू टोना है, या इनको अधिकार दिए तो अधिकारों का दुरुपयोग हो जाएगा, इनका तो अभी स्थिति नहीं है, ये कहां से अधिकारों का उपयोग करेंगे। शायद वो चर्चिल की बात हमको याद आती है कि वो बोलता था कि भारत के लोग प्रजातंत्र कहां से चला लेंगे। यही बोलता था चर्चिल आजादी के समय कि भारत को आप आजाद कर रहे हो, लेकिन भारत के लोग आजादी चलाएंगे कैसे? ये तो अनपढ़ लोग है 80%, यहाँ वोट का अधिकार दोगे वोट का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत की जनता ने दिखाया ना प्रजातंत्र कितने अच्छे चलता है, कितनी सरकारें उल्टे पिल्टी कर दी आज तक। तो वास्तव में उतना विश्वास हमको समाज पे पैदा होगा अगर उनकी छवि ऐसी बनाएंगे हम। तो इसलिए ये सब कार्यक्रम अपने कॉलेजों में अभी करना है, कॉलेजों में
करना है, यानी वहां के जनजाति विद्यार्थियों में अगर ये गर्व की अनुभूति होती है तो प्रसन्ना जी ने प्रथम सत्र में जो बोला सबको कि ड्रॉप आउट लेवल कम करना है, कॉलेज मेरा है ये लगना है। अगर वो ट्राइबल स्टडीज पढ़ेगा, अपने बारे में पढ़ेगा, शायद मुख्यमंत्री ने किसी ने कहा कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा हो रहा होगा शायद जो जनजाति केंद्रित है। तो ये कार्यक्रम अगर सरगुजा और बस्तर के विश्वविद्यालयों में होने लगेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारा कॉलेज है, हमारे विषय में कुछ बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से ड्रॉप आउट लेवल कम होगा, एडमिशन बढ़ेंगे, इस बात का गर्व होगा कि हम जनजाति समाज से आते हैं। तो इसलिए कॉलेजों में इस कार्यक्रमों को करना, इन विषयों की चर्चा करना, पुस्तक अपने पास उपलब्ध है, पुस्तकों का वितरण हो सकता है, प्रदर्शनी हमारे पास उपलब्ध है, बाहर लगी हुई है, प्रदर्शनी का प्रदर्शन हो सकता है। इसमें से विद्यार्थी समझेंगे सब चीजों को और समझ के आगे बढ़ेंगे, इन विषयों पर ठीक ढंग से नए सिरे से रिसर्च होगा। अन्यथा हम बस्तर के मुरियाओं को वॉरियर एल्विन की निगाह से ही देखेंगे, हम घोटुल का नाम लेते ही शर्मिंदा महसूस करेंगे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि वॉरियर एल्विन ऐसा लिख के गया। हम भी लिख सकते हैं, हम मुरियाओं से पूछ सकते हैं घोटुल क्या है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। वॉरियर एल्विन ने जो लिखा है वो एक मुरिया महिला को मैंने पढ़ के सुना, नहीं वैभव जी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तुरंत उसने कहा, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, 12वीं पास ही थी, और उसको ये कहने में देर नहीं लगी, नहीं वैभव जी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो नए सिरे से इन विषयों पर शोध, और शोध के साथ साथ जो सबकी इच्छा है इस समय कि नए सिरे से सिलेबस बने, पढ़ाया क्या जाना चाहिए इन विषयों पे, वो पढ़ाया जाए ट्राइबल स्टडीज में। तो मुझे लगता है कि जनजातीय समाज जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा है कि हमको भी कोई समझेगा, आज वो यही सोचता है। बोलता नहीं है, चिल्लाता भी नहीं है, शांत स्वभाव है उसका, पर वो ये जरूर सोचता है कि कभी कोई आएगा जो हमको भी समझेगा, तो हम उसको समझते हुए और बाकी लोगों के सामने भी जनजातीय समाज की ठीक इमेज आए, इसका प्रयास भारत का एकेडमिक जगत कर सकता है, कुछ मात्रा में कर भी रहा है। हम सभी विश्वविद्यालयों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिनका ये काम है, रिसर्च चलता ही रहता है। तो नए सिरे से ये सब करके, शोध करके, और नया नया सिलेबस में हम एनईपी के तहत क्या क्या ला सकते हैं, अलग अलग क्रेडिट कोर्स है, कोई ऑप्शनल कोर्स भी आ सकते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 क्रेडिट का कोर्स प्रत्येक को ही करना अनिवार्य है जनजाति को समझने के लिए। ऐसी कुछ बातें हम ला सकते हैं, सोचना आपको है। मैं तो एकेडमिक्स में से आता नहीं हूँ, मैं तो जितना थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ उतना बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें कैसे आए हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, इसका विचार आगे हमको जरूर करना है। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।